हेलो प्यारे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का मैथ्स का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो उसी का ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो में हमने इस सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। उस लिंक पर क्लिक करके आप पार्ट 1 वीडियो को देख लेना। ठीक है, तो चलिए अब हम ये हमारा जो सैंपल पेपर है इसका क्वेश्चन नंबर 16 और उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा ये रहा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें हमसे क्या बोला गया है, इफ अ लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशन -2 2 0 0 एंड 2 -2 देन इट इज ऑफ द फॉर्म। तो इन चारों में से कौन से फॉर्म में होगा ये हमसे पूछा गया है। और सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप हिंदी मीडियम में रीड कर लेना। ये रहा हमारा क्वेश्चन, यदि एक रैखिक समीकरण के हल -2 2 0 0 और 2 -2 हैं तो यह इस प्रकार का होता है। इन चारों में से किस प्रकार का होता है ये हमें पता लगाना है। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूं समझा करके। तो यहाँ पर हमें ये जो है 3 सॉल्यूशन यानी कि 3 हल दिए गए हैं समीकरण के। तो ये तीनों हल इन चारों में से कौन से समीकरण के होंगे यही हमें पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए हम ये जो हमारा पहला सॉल्यूशन दिया गया है, पहला हल, इसको ले लेते हैं। तो ये हमें क्या दिया है, -2 और 2 दिया है। अब जो हमारा ये सॉल्यूशन होता है, ये जो हल होता है, इसमें ये जो पहला वाला नंबर होता है ये हमारा होता है x की वैल्यू, और ये जो दूसरा नंबर होता है ये y की वैल्यू होता है। तो हम इस x और y की वैल्यू सबसे पहले ये जो पहले ऑप्शन में हमें समीकरण दिया है इसमें रख करके देखेंगे। ठीक है, तो हमें दिया है y - x बराबर 0। तो सबसे पहले y है, y का मान 2 है तो 2 लिखेंगे, और फिर माइनस है तो माइनस, फिर x है तो x का मान -2 है तो ये -2 रखा हमने, और बराबर में क्या है, 0 है। तो ये हमारा 2 माइनस माइनस प्लस, और ये 2 बराबर 0। 2 + 2 4 बराबर 0। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। तो यहाँ पर दोनों तरफ बराबर नहीं आया है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ये तीनों हमारे हल हैं वो इस समीकरण के तो नहीं हो सकते हैं, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन ये नहीं हो सकते हैं। तो अब हम इस दूसरे वाले को चेक करेंगे। तो इसमें हमें सबसे पहले x + y = 0 दिया है, तो यहाँ पर x है, x की वैल्यू सबसे पहले -2 लिखेंगे, फिर ये प्लस, और फिर है y की वैल्यू क्या है, 2 = 0। तो -2 + 2 इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, इसको हम कैंसिल कर देंगे तो 0 बचेगा, इधर भी 0। तो देखिए, इस वाले इक्वेशन में हमने ये जो पहला वाला सॉल्यूशन है इसको हमने यहाँ पर पुट किया तो हमारा दोनों तरफ इक्वल आ गया। ऐसे ही जब आप इस दूसरे वाले सॉल्यूशन को भी इस वाले इक्वेशन में पुट करोगे तो भी आपका 0 दोनों तरफ आएगा। और ऐसे ही इस तीसरे वाले सॉल्यूशन को भी, यानी इसमें x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -2 है, तो इसको भी इस इक्वेशन में रख करके आप सॉल्व करोगे तो भी दोनों तरफ 0 ही आएगा। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये तीनों सॉल्यूशन है वो इस वाले इक्वेशन का होगा। ठीक है, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, और सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप हिंदी मीडियम में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकीय आंकड़ों का आलेखीय प्रतिनिधित्व नहीं है। तो यहाँ पर ये हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, दंडालेख, बारंबारता बहुभुज, आयत चित्र और मिलान चिन्ह। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको चारों ऑप्शंस के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। जैसे कि जो हमारा दंडालेख होता है यानी कि बार ग्राफ, तो वो कुछ इस तरह से हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा y अक्ष और ये x अक्ष होता है, इस पर हम कुछ इस तरह से ये आलेख ऐसे बनाते हैं। ये जो हमारे स्तंभ होते हैं इनमें हम इस तरह से ये जो डिस्टेंस होता है ना, यानी कि गैप छोड़कर हम इसको ऐसे
बनाते हैं। तो ये होता है हमारा दंडालेख यानी बार ग्राफ। दूसरा हमें दिया है हिस्टोग्राम यानी कि आयत चित्र। तो आयत चित्र भी कुछ इस तरह से बार ग्राफ की तरह ही होता है। इसमें अंतर क्या होता है कि जैसे ये हम ऐसे जो बनाते हैं आलेख, तो इसमें ये हमारे सारे चिपके हुए होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होता है, ये होता है आयत चित्र यानी कि ये हमारा हिस्टोग्राम है। इसके अलावा तीसरा जो है बारंबारता बहुभुज यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो ये भी हमारा कुछ इस तरह से होता है। हम इसमें क्या करते हैं कि इस तरह से पॉइंट हम ग्राफ पर बनाते हैं और फिर इन पॉइंट्स को हम इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये हमारा है। इसके अलावा डी ऑप्शन में टेलीमार्क्स दिया गया है। तो ये जो टेलीमार्क्स है यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि टेलीमार्क्स यानी कि मिलान चिन्ह जो है ये हमारा मार्क्स बताता है, ठीक है। हमें पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। तो ये जो टेलीमार्क्स होता है ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका नहीं होता, ठीक है। बार ग्राफ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम बनाते हैं, हिस्टोग्राम का भी और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का भी, लेकिन मिलान चिन्ह का नहीं बनता। तो इसीलिए हमारा जो डी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इसमें हमसे बोला है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फ्लावर बेड आर 5 मीटर, 8 मीटर एंड 11 मीटर। द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड विल बी। तो हमसे एरिया पूछा है फ्लावर बेड का, ठीक है। और फ्लावर बेड कैसा है, ट्रायंगुलर है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप हिंदी मीडियम में देखिए। यहाँ पर एक त्रिकोणीय फूलों की क्यारी की भुजाएं 5 मीटर, 8 मीटर और 11 मीटर है। फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो जो फूलों की क्यारी है वो कैसी है, त्रिकोणीय है, यानी कि त्रिभुज के फॉर्म में, यानी कि ट्रायंगल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल हमसे पूछा है यानी कि एरिया। तो इसके लिए हम हीरोन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए हम कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। हम जो क्षेत्रफल है यानी कि एरिया वो बता रहे हैं, तो एरिया बताने के लिए हम हीरोन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो हीरोन का फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हमें एस की वैल्यू निकालनी होती है यानी सेमी पेरीमीटर। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा एस की वैल्यू निकालने का a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए बी और सी क्या होते हैं, जो हमें ट्रायंगल के तीनों साइड्स दिए हैं यही हमारे जो ए बी और सी है इसकी वैल्यू होते हैं। तो a हम 5 को ले लेंगे, तो a की जगह पे 5 प्लस b की जगह पर 8 को ले लेंगे प्लस c की जगह पर 11 ले लेंगे और नीचे हमारा 2 है। अब 5 8 ये हो जाएगा 13 और 11 ये हो जाएगा 24। 24 अपॉन 2 यानी कि 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। तो 12 हमारा जो है s की वैल्यू आ गया। अब हम निकालेंगे एरिया। तो एरिया निकालने के लिए जो हीरोन फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या होता है हमारा हीरोन फॉर्मूला, अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब यहाँ से ये हमारा रूट और एस की वैल्यू क्या आया है, 12 आया है। तो इसीलिए एस की जगह पर 12 फिर एस यानी कि 12 माइनस ए की जगह पर हमने 5 लिया है ए की वैल्यू तो 5 फिर s यानी कि 12 माइनस बी की वैल्यू है 8 तो ये 8 आ गया। और फिर हमारा s यानी कि 12 माइनस सी की वैल्यू देखिए 11 है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हमारा 12 माइनस 5 करेंगे तो 7 आएगा, 12 माइनस 8 करेंगे तो 4 आएगा और ये 12 माइनस 11 करेंगे तो 1 आएगा। अब इसको आगे देखिए, यहां से हम क्या करते हैं अब कि जो हमारे रूट के अंदर ये आए हुए हैं इनके अब हम इनको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं ताकि इनके पेयर बन सके और इनको हम रूट से बाहर लिख सकें। तो इनके पेयर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि जो ये 12 है ना, इस 12 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको हम 4 इंटू 3 लिख सकते हैं क्योंकि 4 3 12 हो जाएगा। 7 जो है इसको हम फैक्टर के फॉर्म में नहीं लिख सकते इसीलिए 7 एज इट इज आ जाएगा और ये 4 जो है इसको हम एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि ये 4 और 4 इसका पेयर बन रहा है, ठीक है। और इस 1 को यहां नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही सेम नंबर आता है। तो इस 1 को आप लिख भी सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं।
अब देखिए ये एक बार 4 है और एक बार यहां पर 4 है, यानी कि रूट के अंदर 4 का पेयर बन रहा है, तो इसीलिए इसका पेयर बन रहा है, तो ये रूट से बाहर एक बार लिखा जाएगा। और 3 और इस 7 दोनों का पेयर नहीं बन रहा है, तो ये दोनों हमारे रूट के अंदर ही लिखे जाएंगे, क्योंकि जिसका पेयर नहीं बनता है उसको हमें रूट के अंदर ही लिखना होता है। तो ये 4 और ये रूट में 3 7 जा 21, यानी कि 4 रूट 21, ये हमारा आ गया आंसर। और यूनिट हमें मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 रूट 21 मीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर है, जो कि हमें ए ऑप्शन में दिया है। तो 18th क्वेश्चन का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको 18th नंबर का जो क्वेश्चन है ये अच्छे से समझ में आ गया है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए बोला गया है, ये हमारा असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। आपके भी जो एग्जाम होगा मैथ्स का, तो मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आपका असर्शन और रीजन वाला ही आएगा। किस टाइप का आएगा वो आपको इस क्वेश्चन को देखकर समझ में आ जाएगा। हमें असर्शन दिया है, पैरेलल लाइंस आर दोज विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और इसके अलावा इसका जो रीजन है, रीजन यहां पर देखिए ये हमें दिया गया है, पैरेलल लाइंस कैन बी 2 और मोर लाइंस। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को सबसे पहले आप हिंदी मीडियम में देखिए, ये रहा। अभिकथन हमारा दिया है, समांतर रेखाएं वे होती हैं जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो क्या ये अभिकथन सही है या गलत है, इसको सबसे पहले हम समझते हैं। जैसे देखिए यहां पर ये मैंने एक ये लाइन ड्रॉ किया, ये हमारा एक रेखा है, और एक ये दूसरी रेखा मैंने खींचा। तो ये जो दोनों रेखाएं हैं ये मैंने दोनों समांतर रेखाएं खींचा है। ठीक है, तो समांतर रेखाएं वे होती हैं जो कि एक दूसरे को काटती नहीं है, यानी कि बिल्कुल इनके बीच का जो गैप होता है, डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है ये बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है, तो समांतर रेखाएं वे होती हैं जो एक दूसरे को नहीं काटती है। यहां पर आप देख सकते हैं ये एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, तो अभिकथन जो है असर्शन वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और कारण में बोला गया है कि समांतर रेखाएं 2 या 2 से अधिक रेखाएं हो सकती हैं, ये भी हमारा बिल्कुल सही है कि जो समांतर रेखाएं होती हैं, जैसे यहां पर मैंने ये और एक ये 2 समांतर रेखाएं खींचा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही समांतर रेखाएं हो सकती हैं। मैंने यहां पर इस तरह से एक और ये समांतर खींच दिया, तो अब ये जो तीनों हैं ये 3 समांतर रेखाएं हो गई। तो समांतर रेखाएं 2 या 2 से अधिक भी हो सकती है। तो हमारा कारण भी सही है, अभिकथन भी सही है, दोनों हमारे सही हैं। तो इसीलिए जो हमारा अभिकथन और कारण है दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो इस अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। यानी कि इंग्लिश मीडियम में देखिए, जो हमारा ये रीजन है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारा ये अभिकथन में दिया हुआ है वो इस कारण में जो दिया है इसकी वजह से ये नहीं है। तो इसीलिए ऐसे सिचुएशन में हम इस बी ऑप्शन को टिक करेंगे। जब अभिकथन और कारण दोनों सही हो लेकिन कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या ना हो, तो हम बी ऑप्शन को टिक करते हैं। लेकिन कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी करती है, तो हम ए ऑप्शन को टिक करेंगे। तो इस सिचुएशन में हमारा ये बी ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 19 का ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 19 का। आई होप कि आप अपने एग्जाम में जो असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है उसको अच्छे से डील कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए ये भी हमारा असर्शन और रीजन वाला ही क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा असर्शन में दिया गया है, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। तो ये हमारा असर्शन है, और रीजन है कि पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड बायनोमियल। तो देखिए सबसे पहले इसको ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा आपको ये डाइवर्ट कर सकता है आपके माइंड को, यानी कि थोड़ा सा ये आपको हो सकता है ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत पड़े इस क्वेश्चन में। हमें बोला गया है कि जो डिग्री होता है, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जैसे यहां पर मैंने ये 0 लिखा, ये हमारा एक पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, पॉलिनोमियल कोई नंबर भी हो सकता है, यानी किसी नंबर को भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो ये जो 0 है ना, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा, इसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं।
ठीक है, यहां पर देखिए डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो, ये हमें बोला है। तो जीरो को हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, लेकिन जीरो के अलावा जैसे कि 2, 3, 5, 6, 7 ये सारे जो हैं ये हमारे जो हैं इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, जो यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल आया है तो कोई सा भी नंबर हो जैसे कि 10 है, ये हमारा क्या कहलाएगा, इसे हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो, ये हमारा नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो इसकी डिग्री क्या होगी यही हमसे पूछा है। तो देखिए जो ये 10 है इसमें इसकी डिग्री लिखने के लिए इसके साथ कोई वेरिएबल भी होना चाहिए। तो इसके साथ अगर हम x वेरिएबल लिख करके x की जो डिग्री है वो जीरो लेंगे तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि कोई सा भी अगर वेरिएबल होता है तो उसका जब डिग्री जीरो होता है, पावर जीरो होता है, तो हम क्या करते हैं कि इसको 1 कंसीडर करते हैं। तो यानी कि ये 10 इनके बीच कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई x की जो पावर है वो जीरो है तो इसीलिए ये 1 माना जाएगा। तो 10 इंटू 1 ये 10 ही रहा। तो अगर हम ये जो 10 था हमारा, ये 10 जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो इसके साथ हमने x की पावर जीरो लिखा तो इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये 10 है ये जो कि एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी होगी, जीरो होगी। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे, यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो असर्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले हिंदी मीडियम में देखिए। बोला गया है कि गैर शून्य अचर बहुपद की डिग्री शून्य होती है। तो गैर शून्य बहुपद यानी कि नॉन जीरो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसी को गैर शून्य अचर बहुपद कहते हैं, यानी कि नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो उसकी जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, जीरो। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो असर्शन हमारा करेक्ट है। रीजन देखिए, पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड बायनोमियल। तो ये भी हमारा करेक्ट है कि कोई सा भी जो पॉलिनोमियल होता है उसमें अगर 2 टर्म्स होते हैं तो उसको हम बायनोमियल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर मैंने x प्लस वाई ये लिखा तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है और इसमें कितने टर्म्स हैं, 1, 2 टर्म्स हैं, इसीलिए इसका नाम होगा बायनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ 1 टर्म होता है, एक टर्म होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं, और 3 टर्म्स वाले को ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो इसीलिए हमारा रीजन भी सही है। लेकिन ये जो रीजन है ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है इस असर्शन का, यानी कि जो ये असर्शन है वो इस रीजन की वजह से नहीं है। तो इसीलिए इसमें भी हमारा ये बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 20 नंबर के क्वेश्चन का बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, यहां से हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है और सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे 2 मार्क्स वाले होंगे। अभी तक हमारे क्वेश्चन नंबर 20 तक 1 मार्क्स जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन होता है वो चल रहा था। अब लेकिन हमारे क्वेश्चन नंबर 21 से 2 नंबर वाले क्वेश्चन चलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 को करते हैं। इसमें हमें बोला है द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 3:5:9:13 फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो हमें बोला है कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो एंगल्स हैं उनका रेशो हमें ये दिया है, हमें सारे एंगल्स की वैल्यू पता लगाना है। ये रहा हमारा हिंदी मीडियम में क्वेश्चन। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:9:13 है। चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करने के लिए हमें बोला गया है। तो चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। कैसे करेंगे हम इसका सॉल्यूशन, ये हमारा क्योंकि 2 नंबर वाला क्वेश्चन है इसीलिए इसका जो आंसर है वो हम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने आंसर में एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया यानी कि चतुर्भुज। इसका नाम दे देते हैं ABCD, ये हमने नेमिंग कर दिया इसका। अब जो हमें इस क्वाड्रिलेटरल के चतुर्भुज के जो कोण हैं उनके अनुपात दिए गए हैं। तो हमें क्या क्या अनुपात दिया है यहां पर आप देख सकते हैं, 3:5:9:13। तो जब हमें रेशो में दिया जाता है तो उनके साथ x लगाकर, x वेरिएबल लगाकर हम इन एंगल्स को मान लेंगे। तो जो हमारा ये पहला वाला एंगल है A, इसको हम क्या करेंगे, पहला रेशो हमें 3 दिया है तो 3 के साथ x लगाकर इस वाले एंगल को 3x मानेंगे।
और जो ये दूसरा एंगल बी है तो दूसरा हमें रेशो क्या दिया है, हमें दिया है 5। तो 5 के साथ x लगाकर इस वाले को 5x मानेंगे। ऐसे ही ये जो एंगल सी है तो तीसरा रेशो हमें 9 दिया है तो 9 के साथ x लगाकर 9x मानेंगे और इसको क्या मानेंगे अब हम 13x मानेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहला काम यही करना है। अब जो हमने माना है वो हम अपने सॉल्यूशन में यहां पर लिखेंगे। हम लिखेंगे लेट, हिंदी मीडियम में आप लिखना माना। क्या माना है हमने कि जो एंगल ए है उसको 3x माना है, यानी कि कोण ए हमने 3x माना है, और जो कोण बी है इसको हमने 5x माना है। ऐसे ही कोण सी को 9x और कोण डी को हमने 13x माना है। ठीक है, अब जैसे कि आपको एक बात पता होगा कि कोई भी चतुर्भुज होता है क्वाड्रिलेटरल तो उसके चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो इसीलिए यहां पर हम लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू क्या होगा, 360 डिग्री होगा। इसका रीजन यहां पर हम लिखेंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। हिंदी मीडियम में आप लिखना कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एंगल ए कितना है 3x, तो 3x लिखेंगे, प्लस एंगल बी कितना है 5x, प्लस एंगल सी कितना है 9x और एंगल डी कितना है 13x इक्वल में 360। 3x और 5x 8x हो गया, 8x और 9x ये हो जाएगा 17x, 17x और 13x ये हो जाएगा 30x। तो यहां पर 30x इक्वल्स टू 360। अब इस 30 को इधर शिफ्ट करेंगे, इधर x बचा तो ये 360 अपॉन 30 हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 के टेबल से 1 टाइम में और ये 12 टाइम में कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारा आ गया 12 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू 12 आ गया। हमसे क्या पूछा था, हमसे जितने भी एंगल्स हैं वो पूछा था, यानी कि जो ये क्वाड्रिलेटरल है इसके ये चारों एंगल्स की वैल्यू हमसे पूछा है। तो पहला जो एंगल ए है, एंगल ए को हमने क्या लेट किया है, एंगल ए को 3x लेट किया है, तो ये 3 इंटू एक्स की वैल्यू 12 है, तो 12 3 ये हो जाएगा 36 डिग्री। तो एंगल ए 36 डिग्री का हो जाएगा। इसके बाद एंगल बी को हमने 5x लेट किया है, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 12 ये हो जाएगा 60 डिग्री। इसके बाद एंगल सी को हमने कितना 9x लेट किया है, तो ये 9 इंटू 12 ये हो जाएगा 108 डिग्री। और लास्ट जो है हमारा एंगल डी, इसको हमने 13x लेट किया है, तो 13 इंटू कितना है हमारा 12, x की वैल्यू 12, तो 13 और 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 और 136 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 136 नहीं, ये हो जाएगा हमारा 156, क्योंकि 12 या 36 का 6 और हासिल 3, 12 कम 12 और 3 15, यानी कि ये हो जाएगा 156 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है इसका पूरा विद एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इसका आंसर करा दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है इन द गिवन फिगर रे OS स्टैंड ऑन अ लाइन POQ, रे OR एंड रे OT आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल POS एंड एंगल SOQ रिस्पेक्टिवली। इफ एंगल POS इक्वल्स टू x फाइंड एंगल ROT। तो हमें इसमें ये हमें फिगर दिया है और इसमें हमें एंगल ROT यानी कि ये जो पूरा एंगल है ये हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो देखिए ये पूरा एंगल ROT हम ये वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप हिंदी मीडियम में पढ़ लेना। ये रहा हमारा क्वेश्चन। दिए गए चित्र में किरण OS एक रेखा POQ पर खड़ी है। ये जो हमारा यहाँ पर POQ है ये रेखा है और OS जो है ये हमारा क्या है, ये एक किरण है। किरण OR और किरण OT क्रमशः कोण POS और कोण SOQ के कोण समद्विभाजक हैं। यदि कोण POS x है तो कोण ROT ज्ञात कीजिए। तो कोण ROT हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया है। चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं।
तो देखिए कैसे करेंगे हम इसका सॉल्यूशन। इसके लिए सबसे पहले जो ये फिगर है ना, इसको मैं यहाँ पर एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। आपको एग्जाम में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट आपको आंसर करना है, ठीक है। तो ये हमारा है S और ये है T, यहाँ पर ये Q और ये हमारा P, ये O और यहाँ से एक ये किरण है, ठीक है, जो कि है R। तो अब हमें क्या इसमें फाइंड आउट करना है, ROT, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा ये वाला एंगल है ना, इतना, इसका हम नेमिंग कर देते हैं। इस वाले एंगल का नाम 1, इस वाले का सिर्फ इतने का 2, इतने का ये हो जाएगा हमारा 3 और ये वाला जो इतना है इसका नाम हो जाएगा 4, ठीक है। तो इस तरह से हमने सबसे पहले नेमिंग कर दिया। अब देखिए जो इसमें हमारा एंगल 1 है, यानी कि ये वाला एंगल और ये एंगल 2, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो OR है ये हमारा क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो OR है ये हमारा रे है, ठीक है। और ये बाइसेक्टर भी है। एंगल जो हमारा POS है, यानी कि ये वाला जो एंगल POS है इसका बाइसेक्टर है OR। ऐसे ही ये जो OT है ना, ये SOQ, यानी इतने जो ये एंगल है इसका बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर क्या करता है कि एंगल को हाफ डिवाइड कर देता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो इसीलिए ये एंगल 1 और ये एंगल 2 इक्वल होंगे। तो लिखेंगे एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। और इसका रीजन भी हम लिख देंगे, क्योंकि OR बाइसेक्ट्स एंगल POS, यानी कि OR जो है वो बाइसेक्टर है POS का, ठीक है। इसी तरह से जो एंगल 3 और एंगल 4 हैं ये भी इक्वल होंगे। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। यहां पर जो ये है ना, इसको हिंदी में आप लिखना कि OR कोण POS को समद्विभाजित करता है, या फिर OR कोण POS का समद्विभाजक है, ठीक है। और इसी तरह से कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। इसका भी रीजन हम लिखेंगे कि जो ये OT है वो SOQ को बाइसेक्ट करता है। तो लिखेंगे OT बाइसेक्ट्स एंगल SOQ, ठीक है। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड का नाम देंगे। अब इसी तरह से यहां पर हमें पता है कि जो हमारा ये POQ है ये एक सीधी रेखा है, यानी कि एक सीधी लाइन है। तो एक सीधी लाइन पर जो एंगल बनता है वो हमारा 180 डिग्री का बनता है। तो इस सीधी लाइन पर हमारा ये 4 एंगल बन रहे हैं, यानी इन चारों एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे, यानी कि सम करेंगे इनका, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो हमें कितना मिलेगा 180। और इसको हम थर्ड का नाम देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि हिंदी मीडियम में आप लिखना समीकरण 1, 2 व 3 से क्या होगा हमारा कि यहां पर देखिए एंगल 1 है, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो इस एंगल 1 की जगह पर हम एंगल 2 लिख सकते हैं, प्लस इसको हम एज इट इज रहने देंगे, प्लस एंगल 3 जो है इसको भी हम एज इट इज रहने देंगे, और एंगल 4 को, एंगल 3 के इक्वल है एंगल 4, तो एंगल 4 की जगह पर एंगल 3 लिख सकते हैं। इक्वल में क्या है 180, ठीक है। अब एंगल 2 प्लस एंगल 2 ये हो जाएगा 2 एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3 तो ये हो जाएगा हमारा 2 एंगल 3 इक्वल में 180। 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 ये हमारे इसमें दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो इसमें बचा एंगल 2 प्लस इसमें बचा एंगल 3 इक्वल में 180, ठीक है। अब ये 2 को जब इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर हमारा क्या बचेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बचेगा, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 से 180 को डिवाइड कर देंगे तो 90 आ जाएगा। यानी कि यहां एंगल 2 प्लस एंगल 3 है, तो देखिए एंगल 2 हमारा कौन सा है, ये वाला है, ये एंगल 2 और ये एंगल 3 है। तो दोनों मिला करके क्या बना रहे हैं, ये पूरा बना रहे हैं, यानी कि ROT बना रहे हैं। तो इसीलिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एंगल ROT इक्वल में क्या है 90। तो ये आ गया हमारा आंसर। हमसे एंगल ROT ही तो पूछा गया था, तो ये हमने बता दिया एंगल जो हमारा ROT है इसकी वैल्यू। अब इसके बाद देखिए इसमें हमें और में भी क्वेश्चन दिया गया है,
तो मैं आपको और वाला क्वेश्चन भी समझा दे रहा हूं। इसमें देखिए बोला गया है कि ए बी सी डी एंड ई एफ आर थ्री कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस कौन से होते हैं? जो लाइंस होते हैं वो जितने भी लाइंस हो वो अगर एक ही पॉइंट पर मिलते हो उनको हम कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ, जैसे कि यहां पर देखिए ये ए बी सी डी और ई एफ ये इस पॉइंट ओ से पास हो रहे हैं, तो इसीलिए इनको हम कॉन्करेंट लाइंस बोलेंगे। ठीक है। such that OF bisects angle BOD if angle BOF 35 degree, find angle BOC and angle AOD। तो एंगल BOC यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है और एंगल AOD यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आप यहां पर हिंदी मीडियम में पढ़ सकते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ए बी सी डी और ई एफ तीन समवर्ती रेखाएं हैं जो बिंदु ओ से इस प्रकार गुजरती हैं कि ओ एफ कोण बीओडी को समद्विभाजित करता है। यदि कोण बीओएफ 35 डिग्री है तो कोण बीओसी और कोण एओडी ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो फिगर है वो मैंने यहाँ पर बना लिया है। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? क्या इसमें हमें फाइंड करना है? एंगल BOC यानी कि ये वाला एंगल और एंगल AOD यानी कि ये वाला एंगल। अब इसमें ध्यान देना कि जो ये एंगल AOD और एंगल BOC है ना, ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि जैसे कि यहां पर मैंने ये एक फिगर बनाया। अब इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। इनको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यानी कि शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण है यानी कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में एंगल BOF यानी कि ये एंगल 35 डिग्री दिया हुआ है, तो इसीलिए इसको सबसे पहले हम लिखेंगे कि एंगल BOF इक्वल्स टू 35 डिग्री। अब देखिए एंगल BOF ये इतना हमारा 35 डिग्री है, तो ये जो इतना है ये वाला ये भी हमारा 35 डिग्री होगा, क्योंकि क्वेश्चन में एक बात साफ साफ लिखी हुई है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ABCD एंड EF ये जो है ये तो कॉन्करेंट लाइंस हैं पासिंग थ्रू द पॉइंट O, और जो OF है वो बाइसेक्ट यानी कि बाइसेक्टर है, यानी कि बाइसेक्ट करता है एंगल BOD को, यानी कि जो इसमें हमारा ये OF है वो इस एंगल BOD को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो इसीलिए अगर इतना 35 है तो ये इतना भी 35 हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि ये इतना एंगल यानी BOF और ये इतना एंगल यानी कि DOF दोनों इक्वल होंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल DOF इक्वल होगा एंगल BOF के। ठीक है। और इसका रीजन क्या लिखेंगे हम? क्योंकि OF जो है OF यहां पर हम लिखेंगे बाइसेक्ट्स एंगल BOD, यानी कि हिंदी मीडियम में आप लिखना कि OF कोण BOD का समद्विभाजक है। ठीक है। तो अगर कोण BOF 35 है तो कोण DOF जो है ये भी हमारा 35 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा कोण जो है ये 35 डिग्री हो गया। अब इसके बाद इसमें देखिए ये जो हमारा AB है ये एक सीधी लाइन है। तो मैंने आपको अभी शुरू में ही बताया था कि जब एक सीधी लाइन होती है तो एक सीधी लाइन पर जो एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो इस पर एक ये वाला एंगल बन रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे कि एंगल ये वाला यानी AOD, तो एंगल AOD प्लस एंगल ये वाला यानी कि DOF, तो एंगल DOF प्लस ये वाला यानी एंगल BOF, तो एंगल BOF इक्वल्स टू कितना होगा? 180। अब यहां से एंगल AOD ये तो हमें नहीं पता, तो इसको एज इट इज लिखेंगे, प्लस एंगल DOF ये रहा 35 डिग्री प्लस एंगल BOF ये हमारा ये रहा 35 डिग्री इक्वल में 180। तो एंगल AOD 35 ये हो गया 70 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 180 में से माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 180 में से 70 को माइनस करेंगे 110 आ जाएगा। तो ये AOD हमारा 110 डिग्री आ गया।
अब मैंने आपको बताया था कि ये और ये दोनों हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, तो इसीलिए ये दोनों इक्वल होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल ए ओ डी इक्वल होगा एंगल बी ओ सी के। रीजन क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। तो एंगल एओडी हमारा 110 है, तो एंगल बी ओ सी यानी कि ये वाला ये भी 110 हो जाएगा। और ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, एंगल बीओसी एंड एंगल एओडी। तो एंगल बीओसी ये रहा और एंगल एओडी ये रहा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर जो हमारा 22 है इसके और वाला क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इसमें बोला है इफ अ पॉइंट C lies between two points A and B such that AC equals to BC, then prove that AC equals to half of AB, explain by drawing the figure। और इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर हिंदी मीडियम में पढ़ सकते हैं। यदि एक बिंदु C दो बिंदुओं A और B के बीच इस प्रकार स्थित है कि AC बराबर BC है, तो सिद्ध करें AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन चलिए अब हम करते हैं। सबसे पहले हमें बोला है चित्र बनाकर, यानी कि ड्राइंग बनाकर जो है फिगर का ड्राइंग बनाना है और फिर एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये हमने एक लाइन खींचा, हमें बोला गया है कि दो पॉइंट्स A एंड B है, तो इसका नाम हम दे देते हैं A और इस वाले पॉइंट का नाम B। और इनके बीच में जो एक पॉइंट है तीसरा C, जो कि इन दोनों A और B के बिल्कुल बीच में लाई करता है, यानी कि यहां पर हम मान लेते हैं हमारा C पॉइंट है, ठीक है। और हमें बोला है कि AC इक्वल्स टू BC है, यानी कि AC और BC ये हमें इक्वल दिया है। रीजन लिख देते हैं यहां पर हम गिवन, यानी कि दिया है। हमें प्रूव करना है AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। तो देखिए अब कैसे प्रूव करेंगे, हमें AC और BC ये हमें इक्वल दे रखा है ऑलरेडी, तो ये हमने लिख दिया। अब जो हमारा ये पूरा लाइन AB है, तो ये AB हमारा कैसे बन सकता है, AB यानी कि ये पूरा इतना यानी कि AC और ये इतना यानी कि BC से मिलकर बना है। तो हम लिख सकते हैं AC प्लस BC से मिलकर बना है, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा AB हम उतार देंगे, यहां पर AC प्लस BC है, तो AC को तो हम एज इट इज रहने देंगे। इस BC की जगह पर हम AC लिख सकते हैं, क्योंकि AC और BC यहां देखिए दोनों इक्वल हैं, तो इस BC की जगह पर हम ये लिख सकते हैं AC। ऐसा हमने क्यों लिखा, इसका रीजन भी हम देंगे, क्योंकि AC इक्वल है BC के। अब देखिए यहां पर ये AB, AC प्लस AC ये हो जाएगा 2AC, तो इस 2 को अब इधर शिफ्ट करेंगे तो AB अपॉन 2 आ जाएगा और इधर बचा AC। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AC इक्वल्स टू, यहाँ पर AB के आगे कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर कर सकते हैं, नीचे हमारा 2 है तो 2 आ गया और फिर यहाँ पर ये AB, तो AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB ये हमने लिख दिया और ये हमारा हो गया प्रूफ। यहाँ पर एक चीज आपको कंफ्यूज कर सकता है, हमने इस BC की जगह AC क्यों लिखा, क्योंकि हमें ये प्रूव करना था, हमें यहाँ पर AC लाना था। तो इस AC को हमने देखा, हमें जो प्रूव करना होता है ना, इसको सबसे पहले आप देख लिया करो कि आपको प्रूव क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो आंसर है ना वो सेट होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने BC की जगह पर AC यहाँ पर लिखा है, ताकि यहाँ पर हमारा ये AC आ जाए। तो ये हो गया हमारा प्रूफ कंप्लीट। इसके बाद इसी क्वेश्चन में देखिए और में भी हमें दिया है, तो इसमें बोला है राइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। तो इस क्वेश्चन को हिंदी मीडियम में देखिए, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा लिखने के लिए हमसे बोला है, तो आपको यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा पता होना चाहिए। वैसे तो सिर्फ 5वीं ही नहीं बल्कि यूक्लिड की सारी अभिधारणा ही यानी कि पोस्टुलेट्स आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर जो है वो आपकी एनसीईआरटी बुक में ही मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको हिंदी मीडियम में दिखा रहा हूँ, आपके पास इंग्लिश मीडियम की बुक होगी तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। यह देखिए ये रहा हमारा अभिधारणा 5 यानी कि पोस्टुलेट 5, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यही आपको जो हमारा और वाला क्वेश्चन है ये वाला, इसके आंसर में आपको यही लिखना है जो मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 से हम अगली वीडियो में करेंगे। आई होप आपको इतना अच्छे समझ में आ गया है। तो
वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट जब वीडियो में अपलोड करूं क्वेश्चन नंबर 24 से तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।